नमस्कार दोस्तों, साथियों आज हम लाए हुए हैं आपके लिए प्रतिशत, प्रति सैकड़ा, परसेंटेज। और इसमें हम बताएंगे चुनाव पर, मिश्रण पे और जनसंख्या पे, और अंत में हम एक आदमी पर महत्वपूर्ण सवाल बताने वाले हैं। तो लास्ट के क्वेश्चन एक आदमी पर जो सवाल हम बताएंगे, 3 सवाल बताएंगे, उनको देखना मत भूलिएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे। सबसे पहले चुनाव पर शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं साधारण संख्या, प्रतिशत संख्या। ओके, साधारण संख्या, प्रतिशत संख्या। साधारण में आपका 1/2। ओके, साधारण कैसी है? भिन्न संख्या। अब इस संख्या में हम यहाँ पे 10 संख्या दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहली संख्या 1/2। 1/2 ये भिन्न संख्या है और इसको हमें किसमें बदलना है? प्रतिशत में। प्रतिशत में तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या में 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत में बन जाती है। जब हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 का हम भाग 100 में देंगे तो कितनी बार भागफल जाएगा? भागफल कितना बनेगा? लगभग 50 बार, समथिंग 50। ओके, तो 50% हो जाएगा। भागफल ही क्या बनता है? परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे 1/3 है, इसमें हम क्या करेंगे? 100 में भाग देंगे। 1/3 अगर ऊपर 1 है तो 100 में भाग दीजिए। 3 का 100 में भाग दोगे तो लगभग 33 भागफल आएगा। ओके, तो 33 से 1/3 जब करोगे तो वैसे भी आपको याद रखना है, इतना होता है, करके देख लीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम के लिए 1/3, 33 से 1/3 परसेंट के बराबर होता है, इसको याद रखना है। ये सभी को याद रखना है। 1/4 25% के बराबर होता है, क्योंकि जब 4 का भाग 100 में देंगे तो 25 भागफल आएगा। 1/5 20% के बराबर होता है, क्योंकि जब 5 का भाग हम 100 में देंगे तो भागफल 20 आएगा। और इसी तरह 1/20 आपका 5% के बराबर होता है, क्योंकि जब हम 20 का भाग देंगे 100 में तो भागफल 5 आएगा। ओके, इसी प्रकार ये 6 नंबर पे जब हम 5 का भाग 100 में देंगे तो भागफल कितना आएगा? 20 आएगा। और ऊपर 2 है तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 का भाग 20 में देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, भागफल आएगा 20, और 20 3 60 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार 5 का भी जब 100 में देंगे तो 20 आएगा, और 20 चौक 80। ओके, इस तरह से हम करेंगे। जैसे 1/8 है तो इसको याद रखना है, या अगर 7/8 हो तो भी हमें 1/8 याद है तो 7/8 में 7 गुणा कर देंगे। जैसे 1/5 का याद था हमें, क्या था? 20 होता है। 1/5 का क्या होता है? 20 होता है। 1/5 का क्या होता है? 20 होता है। तो बस 20 दूनी 40, 20 3 60, 20 चौक 80। इसी तरह 1/8 का याद होना चाहिए, क्या होता है? 12 सही 1/2। ओके, तो 1/8 याद है। अगर इसमें 3/8 पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 1/8 का 12 से 1/2, तो इसमें हम 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 3/8 है तो 3 बार 3 36 आ गया ना। और जब 3 का यहाँ गुणा करेंगे, 3 का नम 3/2 और 36% ये अलग हो जाएंगे। बार 3 36 और यहाँ पे 3/2। ओके, तो 3/2 यहाँ पे, और ये आपका मिल जाएगा 36। वैसे ही 3/2 को लिख सकते हैं 1 सही 1/2, तो 2 1 2 1 3। ओके, तो अब यहाँ पे 36 और 1 37 सही 1/2। तो इस तरह से अगर 12 सही 1/2 लिखा है तो इसका मतलब 20 में क्या होगा? प्लस का चिन्ह होगा, तो यही प्लस यहाँ पे निकल आया। ठीक है, 12 3 36 और प्लस, और 3 का नम 3/2। सोने का मतलब ये प्रति 50 क्या है? प्रति सैकड़ा पे। तो प्रति सैकड़ा यहाँ पे 50/100 तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे भी आप याद कर समझ सकते हैं। ये भी है प्रति सैकड़ा पे, तो 33 3 99 1/3 लगभग है ना। यहाँ भी प्रति सैकड़ा होगा, तो प्रति सैकड़ा 25 चौको 100, प्रति सैकड़ा 20 पंचे 100, प्रति सैकड़ा। प्रतिशत मतलब क्या होता है? प्रति सैकड़ा, तो 5/100 होगा। तो ये इसको आप हल करोगे तो 1/20 आएगा। ओके, इसी तरह सभी प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों चुनाव के क्वेश्चन लगाने से पहले हम नोट 1 और नोट 2 को देखते हैं। नोट 1 में क्या होता है? यदि 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं, तो जिनमें से पहला 60% मत पाया, अगर 7% वोट पाया तो दूसरा 40% पाएगा। पहली बात ये आश्वस्त हो जाइए, अगर पहला 60% पाया तो दूसरा 40% पाएगा, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। ओके, दूसरी बेसिक चीज़ है, यदि 3 उम्मीदवार हैं जिसमें से पहला 50% मत पाया, वोट पाया, दूसरा 30% मत पाया, 50 30 80, तो ऑब्वियस बात है कि तीसरा उम्मीदवार 20% मत प्राप्त करेगा। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है। ओके, तो नोट 1 में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब नोट 2 में आते हैं। यदि 2 उम्मीदवार हैं, ओके,
जिसमें पहला, अब ये देखिए बहुत ही गौर से ध्यान से देखिएगा, नोट 2, और ये है क्वेश्चन का नमूना, क्वेश्चन को पहचानने का तरीका। देखिए यदि दो उम्मीदवार हैं, ओके, क्वेश्चन में दिया जाएगा, जिनमें पहला m मतों से जीत गया है। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर ग्राम पंचायत में दो उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो दो में से अक्सर सुनाई देता है कि पहला वाला m मतों से जीत गया है, पहला उम्मीदवार या फला उम्मीदवार m मतों से जीत गया है। ओके, तो दोनों उम्मीदवार के मतों का जो अंतर होगा वो m ही होगा। ओके, अर्थात हमें फोकस करना है यहाँ पे, जिसमें पहला m मतों से जीत गया, ये कॉमन चीज़ है और इसी को फोकस करना है, m मतों से जीत गया। आगे तो ये बता रहा है कि अंतर m ही होगा, अर्थात इस m को हम किसी अंतर से रिलेट करवाएंगे। तो पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, जो ये m मतों से जीत गया है उसको हम रिलेट करेंगे। ये देखिए m मतों से जीत गया है, इसको हम रिलेट करेंगे किससे? उम्मीदवार के प्राप्त प्रतिशत मत से, प्राप्त प्रतिशत मत। एक दे दिया समझो तो दूसरा भी दे दिया। अब यही हमें क्वेश्चन में करना है कि जो m मतों से जीत गया है उसको रिलेट करना है इसके प्रतिशत मत से, अर्थात प्रतिशत मत का अंतर। तो चलिए अंतर देखते हैं क्या होता है। टेंशन बिल्कुल न लीजिए, आज हम बिल्कुल खुल्ला पढ़ने वाले हैं, कोई ट्रिक नहीं, कोई सूत्र नहीं, एकदम दिमाग खोल के रखिएगा और बिल्कुल समझ में आएगा बहुत शानदार तरीके से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, आपका पहला क्वेश्चन है, चुनाव में ए व बी दो उम्मीदवार खड़े हैं, सिंपल सी बात है, दो प्रत्याशी हैं और पहला ए कुल मत का 65% प्राप्त किया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, 65% प्राप्त किया, कौन? ए, तो बी कितना होगा? 35%, वेरी सिंपल। और अब हम बता दें आपको कि ये 900 मतों से विजयी हुआ, जीत गया। वैसे भी चर्चा होती रहती है ना कि भाई फलाने 900 वोटों से जीत गए। अगर इतनी चर्चा हो जाए तो फिर क्वेश्चन में कहेगा कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहेगा? कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जब ये चर्चा हो तो आप कुल मतदाताओं की संख्या पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इनको हल कर सकते हैं कि कुल मतदाता कितने वोट पड़े हैं हमारी ग्राम सभा में। ओके, तो जैसा कि हम बताए हैं कि जो परसेंटेज दिया रहेगा, परसेंटेज यहाँ पे 65% है, 65%, दूसरा कितना होगा? ए का 65% तो दूसरा 35%, और 65 और 35 का अंतर निकाल लेंगे, क्योंकि इसी चर्चा हम ये नोट 2 में वेरी इंपॉर्टेंट, नोट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, m मतों से जीत को हम किससे? उम्मीदवार के प्राप्त प्रतिशत के अंतराल से संबंधित कर सकते हैं। उम्मीदवार के प्राप्त प्रतिशत, तो उम्मीदवार को प्राप्त ए उम्मीदवार को प्राप्त प्रतिशत कितने हैं? 65% ये प्राप्त हुआ। ओके, तो बी का कितना होगा? बी से ही तो अंतर निकालेंगे, तो बी का कितना होगा? 35। तो अंतर निकालना है, अंतर हमेशा अकेला से नहीं निकलता, हम दो मिलकर अंतर होता है। तो इसके साथ कौन मिलेगा? आप बताइए कौन मिलेगा? 35। ओके, अगर 45 है तो उसके साथ कौन मिलेगा? 55। अगर 70 है तो उसके साथ कौन मिलेगा? 30। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप 65 है तो यहाँ पे 35 इसके साथ आ जाएगा और अंतर निकाल लेना है तुरंत, तो आ जाएगा 30। अब बोलो बेटा, अब यहाँ पे 30 आ चुका है, सवाल हो गया। देखिए कैसे, 100 यहाँ पे 100 में 65 पाया, 65 मत पाए, 100 में 35 मत बी को मिले, तो इसका अंतर निकालोगे तो यहाँ 100 में क्या निकला? 30, 100 में 30 अंतर निकला। अंतर से कितने मत आए? 30 मत आए। तो 100 में कितने मत आए? 30 मत आए। किससे? अंतर से। ये क्या है? अंतर है। तो और ये अंतर जो आया है 30 मत का अंतर, तो अंतर यहाँ पे दिया भी गया है। ये जो जीत होती है वो अंतर होता है, कहा गया है ऊपर नोट नंबर 1 में कहा गया है कि m मतों की जो जीत है उसी को दोनों का अंतर होता है, उम्मीदवार के मतों का अंतर भी होगा। तो ये जो जीत है ये अंतर कहलाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए ये 900। तो इतने में से इतने वोट का अंतर, इतने मत प्राप्त हुए, तो 900 जो अंतर था इसमें से कितने मत प्राप्त हुए, इसके सापेक्ष कुल कितने मत आए होंगे, इसके सापेक्ष तो कुल मत 16 हुए, लेकिन ये छोटा डाटा है तो बड़े डाटा पे जाएंगे। 900 में से कुल मत कितने मिले? 900 है क्या? ये पूरे हार जीत के क्वेश्चन का पूरा मेन पार्ट है। तो जब मेन पार्ट है तो क्वेश्चन का मेन, तो ध्यान से समझे, ये सापेक्षिक कथन कहाँ से आया? 30% से। 30 में से 100 कुल मत प्राप्त हुए। ओके, 30 के अंतर से 100 मत प्राप्त हुए।
30 के अंतराल से 100 मत प्राप्त हुए, तो 900 के अंतर से ये छोटा डाटा है कुल मत का, और ये बड़ा आ जाता है पूरा चुनाव के में पार्टिसिपेट करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या आ जाती है। ओके, और ये छोटा डाटा है, ये भी पूरा है देता है और ये भी पूरा देगा। ठीक है, ये 30 में से पूरा है इतना, और बड़ा डाटा 9 में से पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो 900 में से आपका ये आ जाएगा। तो हमने बताया था कि 900 में से इन कैसे हल करते हैं, पहला वाला भाग में 30 जाएगा, दूसरा वाला गुणा में जाएगा। तो 0 0 काट दीजिए, 3 त्रिक 9 30, और यहाँ पर हो जाएगा 3000। ओके, ये आंसर आ जाएगा। 3000 वोट पड़े थे, मतदाताओं की संख्या थी इस चुनाव में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी चुनाव में त्रिपक्षीय 3 उम्मीदवार हैं। ओके, 3 उम्मीदवार हैं, 3 पक्ष हैं। जैसे ए को 10%, बी को 48% वोट मिले और सी को 42%, तो कुल ये 100 हो गया। ओके, प्राप्त हुए यदि बी चुनाव को 4500 मतों से जीत लिया। किससे जीता? जिससे जीता वह कौन है, यहाँ पे बताइए। बी ने चुनाव को जीत लिया, 48% वोट है। किससे जीतेगा, ए वाले से कि सी वाले से? सी वाले से जीतेगा ना। और कितना जीतेगा? 4500 वोटों से। तो 4500 वोटों से जीत गया। अगर कहेंगे बी चुनाव जीत गया 4500 वोटों से, तो बोलेंगे उसके कंपटीशन में कौन था? कौन था भाई? बी वाला था ना। तो हमें ए से कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन में ए से कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपटीशन बी में और सी में था। क्योंकि 48% था, ये 42% था, तो कंपटीशन हमारा बी और सी में था, और ए से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आगे देखें, 4500 मतों से जीत लिया, तो चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने वोट दिए? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने वोट दिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आप देखो तो तुरंत आप क्या करना है, सबसे पहले नोट 2 से स्मरण करें और दोनों के प्राप्त प्रतिशत मतों का अंतर, दोनों के प्राप्त प्रतिशत, जैसे कि बी और सी से यहाँ मतलब रहेगा, और इनका जो प्राप्त प्रतिशत कितना है, एक का 48 और एक का 42 है, तो यहाँ पे रखिए 48 और 42। इस तरह से हम सबके प्रतिशत निकाल लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे किसमें हार जीत हो रही है। ओके, तो जो होगी उसका हम अंतर निकाल लेंगे। 48-42 का अंतर कितना आया? 6, और 6% को आप जानते हैं, ये हमारा सापेक्षिक कथन बन जाता है। या मेरा बिंदास भाई है, ये बिंदास भाई है और ये सारे काम हल कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अब आ जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ गया और 100 यहाँ पे आ गया। 100 में से 6 का अंतर होता है, 6। ओके, तो सापेक्षिक कथन यहाँ पे जो 6 जो अंतराल आया है वो कितने वोट लाता है? 100। ये एक छोटा डाटा है, तो जो अंतराल आपको वोटों में मिला है 4500, ये अंतराल मिला है हार और जीत के बीच, ये अंतराल मिला है 4500। तो ये पूरे चुनाव में पड़े मतदाताओं की संख्या को दे देगा। ये पूरे चुनाव में डाले गए वोट या मतदाताओं के द्वारा दिए गए मत की संख्या को बतलाएगा। तो कैसे करते हैं, पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में। तो ये भाग में जाएगा, तो यहाँ से काटोगे तो 6 × 42 30, 6 × 5 30, जीरो यहाँ से आपका आ जाएगा 750, और 2 जीरो और कर लीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 75,000। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि पहला उम्मीदवार कितने परसेंट और परसेंटेज निकालना है। तुरंत हार जीत का परसेंटेज निकाल लेना है और यहाँ पे तुरंत आ जाना है। बची ये आपको हार जीत का दिया होगा और इसमें से आपके सारे मतों का संख्या मालूम हो जाएगी। देखिए भाई, किसी चुनाव में 80% वैध है। देखिए हर एक सवाल में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपका समय ना वेस्ट हो। देखिए किसी चुनाव में 80% वैध और 20% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 20% अवैध घोषित हो गए मत। ओके, इस चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी थे। पूरी कहानी सुन लीजिए। जिसमें ए को 60% मत मिला, ए को 60% मत मिला, तो क्या दिमाग में चल रहा है, बी को कितना मिला 40%, अर्थात बी को 40% मत में प्राप्त हुए। बता दें हम कि उम्मीदवार ए, बता दें आपसे क्या, उम्मीदवार ए की जीत 1600 मतों से हुई। ए की जीत 1600 मतों से हुई, जो हम लोग बहुत इंटरेस्ट रहते हैं सुनने के लिए कि भैया कितने वोटों से जीत हुई, फलाने की कितने वोटों से जीत हुई। तब कुल मतदाता, और आपके दिमाग में चलेगा कि यार फिर हमारे ग्राम सभा में कुल कितने मतदाता वोट पड़े। ओके, तो वेरी सिंपल, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके हम परसेंटेज निकालते हैं। ए के परसेंटेज 60 है तो बी के कितने हैं 40 हैं, तो 60-40 का अंतर देखोगे तो कितना आएगा 20। ओके, ये नोट नंबर 2 के दूसरे पॉइंट से है और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पहले ही बता दिया था।
बस तुरंत यही करना है। 60 40 का अंतर 20, और 20 जैसे ही आ गया तो आपका यहाँ पे ये आ गया, ये लाइन पे आएगा। ओके, 20 आपका ये लाइन पे आएगा। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन देखिए एक बढ़ गई है, एक आ गई यहाँ पे नई, क्योंकि हमने कहा था हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये नई लाइन आ गई है। इस नई लाइन को क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए एक कंडीशन यहाँ पे चुनाव में 20% अवैध हो गए ना, 20% अवैध हो गए, नहीं पड़े ही नहीं वोट हैं, वोट नहीं डाले गए, मत नहीं पड़े, तो 80% पर ही तो हार जीत हुई है। 80% मतदाताओं मत पे तो हार जीत हुई है। तो 80 का हम लोग सबसे पहले 80 से शुरुआत करेंगे। ओके, जो वैध है तो 80 से वैध है, और चूँकि परसेंटेज है तो परसेंटेज खुद में पूर्ण होता है, तो 80 वैध है पूर्ण में, ये वाले से। ओके, उसी प्रकार 80% इस तरह से हम दर्शा सकते हैं इसको। ओके, 80% ये वैध हुआ। अगर वैध और अवैध की बात ना करता क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस परसेंट को बाद में, पहले वैध और अवैध को देख लेते हैं। परसेंटेज में 80% वैध है तो 100 ये प्रति सैकड़ा यहाँ पे आएगा और 80 यहाँ पे आएगा। कुछ बाहर से नहीं आपको करना है, सब कुछ क्वेश्चन से करना है। 80 में 80 यहाँ पे आएगा और 100 यहाँ पे आएगा, क्योंकि हमें मतों को प्राप्त करना है। ओके, पूर्ण को प्राप्त करना है, पूरी मतों को, तो इसलिए पूर्ण इधर रखा जाएगा और आधा अधूरा इधर रहेगा। ओके, इसी प्रकार यहाँ 20 और 100 प्रति सैकड़ा है, ये भी 20 और 100, 20 कहाँ रहेगा इधर और 100 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अंतिम लाइन में। ये क्या होता है, हार और जीत कितने वोटों से हुई, 1600 वोटों से। तो 1600 वोटों से हमें पूरी मतदाताओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए ये जो अंतिम वाली होती है, इसके जितने भी ऊपर होते हैं ये सब गुणा में होते हैं। जैसे ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये गुणा में होंगे, ये गुणा में होंगे, तो 80 × 20। ओके, क्योंकि अब ये पहला वाला क्या होगा, ये पहला ही है, अब ये ब्रैकेट लगा दिए, ये पहला ही है, पहला वाला कहाँ पे जाएगा, भाग में, पहला वाला भाग में, तो 80 × 20 कहाँ जाएगा, भाग में। ये देखो 80 × 20 कहाँ पे है, भाग में, और ये 100 × 100 कहाँ पे रहेगा, वहीं, ये देखिए वहीं रहता है। ओके, 100 × 100, इस तरह से आप इसको हल करेंगे। और ये जो दूसरा वाला है गुणा में जाएगा, ये यहाँ पे गुणा हो गया, गुणा में जाएगा। तो कुल मिला के 0 से 0 कट गए 2, 8 दूनी 16 से 16 कट गया, बचा कितना, 1 के साथ 4 0 हो गया, 10,000 आंसर। तो आप देख रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है ऐसे क्वेश्चन में। अगर 80% वैध, या एक भी बोल दिया जाए कि 20% अवैध हो गए, तो इसका मतलब 80% वैध है, तो तुरंत ये वाली वैल्यू आ जाएगी ना, 80 और 100। 80% वैध, वैध पे तो हमें देखना है परिणाम, या वैध पे ही हमें मतदान भी होंगे जो वैध हैं, अवैध पे थोड़ी ना मतदान होंगे। तो ये सब वैध पे मतदान किए गए हैं। तो 80% यहाँ पे सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद इनका परसेंटेज देखेंगे कि ए को कितने परसेंटेज मिले हैं, कितने परसेंट वोट मिले हैं। तो यहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में 60% मत प्राप्त हुए हैं ए को, तो दूसरे का 40 होगा, तो 7 से 40 तुरंत यहीं घटा सकते हो, 7 से 40, 60 - 40 तो हो जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 20, अंतर 20 आ गया। तो 20 में आप जानते हैं बीच छोटा वाला इधर आएगा, बड़ा वाला इधर आएगा। चलिए, हम आपसे कहे थे कि हम पहले चुनाव के क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर और खुल्लम खुल्ला बात करेंगे जो हमने किया, और उसके बाद हम दूसरी मिश्रण के क्वेश्चन लेंगे, और मिश्रण में भी हम लोग ऐसे ही बात करेंगे, सापेक्षिक कथन। ओके, तो चलिए, बालू और लोहे का मिश्रण 10 किलोग्राम में 20% लोहा है। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बालू और लोहे का मिश्रण है, चूर्ण है, पाउडर है, बना हुआ है, 10 किलोग्राम का पाउडर है, इसमें 20% लोहा है। ओके, 20% लोहा है, इसमें कितना बालू मिलाया जाए। अब ये जो पूरा प्रोडक्ट आपके पास रखा हुआ है, इसमें डिस्टर्ब करना है, किसको डिस्टर्ब करना है, बालू को, बालू मिलाया जाए। लोहा वैसे ही रखा है कि लोहा क्या हो जाए, 10% हो जाए, लोहा को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। लोहा को जब एक हम बढ़ाएंगे तो खुद ही दूसरा छोटा हो जाएगा, तो 20 से हमें 10 करना है, कुल मिला के हमें बालू को मिलाना है, तो ये खुद ही छोटा हो जाए। जब बालू बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। तो लोहा हमारा वैसे का वैसे ही रखा है। शहद है, शहद में अगर 50% चीनी है की मात्रा है, अगर उसमें हम पानी बढ़ाते रहेंगे, एक ही चीज़, जरूरी नहीं कि चीनी बढ़ाओ, पानी बढ़ाते रहेंगे तो पानी की मात्रा अधिक हो जाएगी और चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, मीठा कम हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी किया गया है। बालू लोहे में बालू को बढ़ाया जा रहा है और लोहा की मात्रा कम हो जाती है। जैसे वहाँ पे 50% से फिर शहद की मात्रा जो मीठापन था 50%, बाद में फिर क्या 25% 20% नहीं रहा,
जब इतना पानी बढ़ा दोगे तो 20 का 10% नहीं बचेगा। इसी प्रकार से लोहा 25% था, जब बालू अब बढ़ाते गए तो फिर बालू की तुलना में लोहा 20 का 15 नहीं बचा, 12 भी नहीं बचा, 10% बचा। ठीक है, जब आप बालू बढ़ाते रहे 10% बचा। तो आप बालू बढ़ा रहे हैं, लोहा आपका यहाँ पे जितना लोहा यहाँ पे था उतना लोहा यहाँ पे है, बस परसेंटेज इसका कम हो गया। किसकी तुलना में? बालू की तुलना में। तो लोहा को यहाँ पे नहीं छुआ गया, जितना यहाँ था उतना यहाँ पे है, तो लोहा हमारा स्थिर है। कहने का मतलब ये यहाँ पे ध्यान देना है कि लोहा हमारा स्थिर है। ओके, बढ़ाया कौन जा रहा है? बालू। तो चलिए, बालू से बोलो ही नहीं, ओके, उसे बढ़ाया जा रहा है, भाई बढ़ाओ, तुम बढ़ाओ। हम अपने सिंपल जो शांत स्वभाव का है उससे बात कर लेते हैं, लोहा से। तो लोहा देखिए कितना है? 20% है। 20% है तो इसका प्रति सैकड़ा, कहने का मतलब 20 और 100 है यहाँ पे। तो मिश्रण 100 में कितना लोहा है? 20। हमें पता करना है लोहा की मात्रा। 100 में 20 है, 100 में 20 है तो 10 kg में कितना होगा? 100 में 20 तो 10 में, आप जानते हैं पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में 0 0 0 कट के 2 यूनिट आया, अर्थात 2 किलो लोहा। ओके, यूनिट का मतलब यहाँ पे मात्रक होगा वही होगा, 2 यूनिट लोहा अर्थात 2 किलोग्राम लोहा। और जब 2 किलोग्राम लोहा आ गया किस में? इस मिश्रण में, तो चूँकि ये 10 किलोग्राम था तो 10 में से 2 किलोग्राम लोहा सिद्ध हो गया यहाँ से, तो 8 किलोग्राम यहाँ पे बालू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बात किससे कर रहे हैं? जो शांत है, बैठा है, इधर तो उथल पुथल मची है, बालू को मिलाया बढ़ाया जा रहा है। जो शांत है हम उस पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने चुप्पे से कैलकुलेशन कर लिया। ओके, सभी को समझ में आया होगा कैसे ये 2 आया लोहा। 100 में लोहा 20 है, 100 में 20 लोहा है, 100 यूनिट में 20 यूनिट लोहा पाया जाता है, तो 10 यूनिट में लोहा कितना पाया जाएगा? 2 यूनिट अर्थात 2 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम में 20 किलो, तो 10 किलोग्राम में 2 किलो। तो और 8 यहाँ पे बालू हो जाएगा। अगर ये है तो तब 8 बालू हो जाएगा। अब ये 2 चीज़ें हमें जब मालूम हो जाती हैं क्वेश्चन में, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ये स्टेप नंबर 2 कहलाएगा। अभी तक स्टेप नंबर 1 था, आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। स्टेप नंबर 2 में बात करें तो कितना बालू मिलाया जाए। कैसे हम लोग स्टेप नंबर 2 बनाते हैं? प्रश्नानुसार। स्टेप नंबर 2 कैसे बनाते हैं? प्रश्नानुसार। कितना बालू मिलाया जाए। देखिए, अब ये एक सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस यहाँ शुरू हो गया कि इसमें कितना बालू मिलाया जाए, लिखा है ना। हम बिल्कुल क्वेश्चन पे ही रहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन पर से ही हमें उत्तर का आंसर, प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए अब इस पे आते हैं, इस सेंटेंस पे। कितना बालू मिलाया जाए, लिख लीजिए यहाँ पे, कितना बालू मिलाया जाए। कितना सिंपल है ना, यही चीज़ लिखना है, कितना बालू मिलाया जाए बस। बटे लोहा, क्या? लोहा। ऊपर बालू मिलाया जाए, नीचे लोहा, नीचे लोहा दिया ना। लोहा 10% हो जाए, लोहा कितना हो जाए? 10%, तो ये 90%। बिल्कुल सिंपल है, इसी से हमने यहाँ पे ये बना लिया। ठीक है, तो अब देखिए कितना बालू मिलाया जाए। बालू है कितना? 8 यूनिट है। 8 में मान लेते हैं x मिलाया जाए। लोहा है कितना? 2, ये देखिए 2 रख दिए। बालू कितना है? 8 है। बालू में मिलाने की बात कही गई थी तो हमने कहा माना x मिला लो। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड आपका ये आ गया, ये लेफ़्ट बिल्कुल राइट है। यहाँ के लेफ़्ट से यहाँ का लेफ़्ट में कोई दिक्कत? यहाँ से हम यहाँ पे आए, कितना बालू मिलाया जाए। बालू कितना था पहले? 8 था, यहाँ से पता चला 8 था। 8 में हमने x मिला दिया। बटे लोहा कितना था? 2 था। ओके, बराबर के बराबर, 90 90 10 10% कट गया। अब इसको हल कर लेते हैं, यहाँ x का मान निकल आएगा, 0 0 कट गया, 9/1 या 9 9 दूनी 18। ओके, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा 18 - 8 10 आ जाएगा, 10 kg। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले एक एक सेंटेंस हम लोग लेते हैं और उससे बात करेंगे जो यहाँ पे शांत होता है। ओके, जिसमें मिलाया या बढ़ाया जाता है उस पर हम बात नहीं करते हैं। ये जो पहली लाइन लिखी जाती है किसमें? सा वा में, सा वा, ये सावा रूल भी कह सकते हो इसको, सावा नियम। सावा नियम में पहली लाइन कहाँ से लिखी जाती है? शांत व्यक्ति से, जो शांत होता है। उथल पुथल वाले में नहीं, बालू उथल पुथल है, यहाँ पे लोहा शांत है, तो शांत वाले से हम लोग सावा की पहली लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये आपका गया 2 धातुओं का मिश्रण 25 ग्राम में पहली धातु 40% है। बिल्कुल वैसे ही है, 2 धातुओं का मिश्रण 25 ग्राम में पहली धातु 40% है। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस पे आते हैं,
अब दूसरी धातु कितनी कम की जाए कि यह दूसरी धातु से 50% दूसरी धातु का 50% हो जाए। तो क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि दूसरी धातु कितनी कम की जाए, अर्थात दूसरी धातु हमारी उथल पुथल की जाती है, डिस्टर्ब की जाती है। तो दूसरी धातु कितनी कम की जाए कि यही वाली धातु 50% की पहली धातु 50% हो जाए। क्यों? क्योंकि पहली धातु 40% है, तो पहली धातु 40% है, इस तो दूसरी धातु को क्या किया जाए, कम किया जाए कि जिससे इसका परसेंटेज बढ़ जाए। किसका? पहली धातु का। तो दूसरी धातु को कितना कम किया जाए कि पहली धातु 50% हो जाए। तो कम ज़्यादा दूसरी धातु को किया जाता है। तो चलिए सावा नियम पे, और सावा नियम की पहली लाइन आपकी किससे आएगी, जो शांत है। दूसरी धातु ये तो उथल पुथल है, ये शांत है। 40% यहाँ पे 100 लिखिए, यहाँ 40 लिखिए। ओके, 100 में 40, 100 ग्राम में 40 ग्राम, तो 25 ग्राम में कितना होगी, कौन सी पहली धातु कितनी होगी। तो हल कर लीजिए, पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में, यहाँ पे करोगे तो 25 को 100, 4 ग्राम 10 यूनिट आ गई, 10 यूनिट। तो पहली धातु 10 यूनिट पहली धातु, तो दूसरी धातु कितनी होगी, 15 यूनिट, क्योंकि है कितनी 25, पहली 10 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 15 ग्राम दूसरी धातु। अब हमें मालूम हो गया पहली वाली 10 है और दूसरी वाली 15 है, यही तो हमें मालूम करना होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप पे जाने हैं, दूसरे वाक्य को इस्तेमाल करना है। दूसरी धातु कितनी कम की जाए, दूसरे वाक्य पे चले जाते हैं। दूसरी धातु कितनी कम की जाए कि पहली धातु कितना हो जाए 50%, पहली धातु 50% हो जाए। जब पहली धातु 50% हो जाएगी, दूसरी कितनी होगी 50%, ये भी हो जाएगी। इससे ही आएगा, अगर ये 30 हो गया तो ये कितनी 70 हो जाएगी, ये अगर 25 है तो ये 75 हो जाएगा। तो कहीं बताने नहीं जाना है। ओके, तो सब प्रश्नानुसार हो रहा है। पहली धातु 50%, तो दूसरी आप खुद ही जानते हैं 50% हो जाएगी, तभी तो 100 पूरा होगा। अब देखिए, अब हमारा इधर का लेफ्ट को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट ऐसे बनेगा, जैसे कह रहा है दूसरी धातु कितनी कम की जाए। दूसरी धातु है कितनी, दूसरी धातु 15 है, 15 में हमें क्या करना है, कम करना है, तो माना x कम कर दिया जाए। ओके, और इसी तरह पहली धातु है कितनी 10, तो यहाँ पर लिखिए 10। ओके, ये हुआ हमारा लेफ्ट का पोर्शन वेरीफाई हो गया। ओके, अब आते हैं राइट में। राइट में 50/50 दैट मीन्स 1 आएगा, 1। अब यहाँ पे क्या होगा, 10 इधर जाएगा और यहाँ पे 15 माइनस x, तो यहाँ पे x आ जाएगा 5 ग्राम आ जाएगा, ये आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे दो धातुओं का मिश्रण 25 ग्राम है, पहली धातु 40% है। ओके, तो पहली धातु 40%, दूसरी धातु उथल पुथल हो रही, तो पहली धातु से हम लोग सावा नियम में रख करके निकाल लेंगे क्या कि पहली कितनी है और दूसरी कितनी है। यहाँ तो मिश्रण दिया गया है, लेकिन पहली कितनी है और दूसरी कितनी है, बस उसके बाद तो सिंपल है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जनसंख्या पर। तो हम आपको बता दें, कोई बात छिपाएंगे नहीं, क्योंकि जनसंख्या हमारी कैसे बढ़ती है, चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार बढ़ती है, मिश्र धन के अनुसार बढ़ती है। ओके, चक्रवृद्धि मिश्र धन, ओके, चक्रवृद्धि मिश्र धन, उस हिसाब से आपका क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरीके जनसंख्या बढ़ती है। चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज का कोई सूत्र स्पेसिफिक नहीं होता है, और हमारा मेन सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन मेन सूत्र होता है क्या, P टाइम्स 1 माइनस दर अपान 100 की पावर टाइम। लेकिन हमें सूत्र नहीं इस्तेमाल करना है, हमें खुल्लम खुल्ला पढ़ना है। उसी प्रकार 1 वर्ष बाद जब जनसंख्या होती है तो उस पर भी जनसंख्या होती है, फिर उसके भी जनसंख्या होती है। जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहती है, परिवार 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्र जनसंख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपका क्वेश्चन आ जाए, जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वार्षिक दर से बढ़ रही है और वर्तमान की जनसंख्या 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर। तो चलिए पहले साल देखते हैं। तो पहले साल में आपका परसेंट में दिया हुआ ये हमारा सापेक्षिक कथन है, सावा की पहली लाइन है ये, सावा की पहली लाइन कहने का मतलब 100 में 10 बढ़ रहा है, अर्थात 110 हो जाता है। 100 में 10 बढ़ रहा है, अर्थात जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1 साल में, अगर 100 थी तो कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी ना। तो पहले साल में हम देखते हैं यहाँ पे अगर 100 थी तो कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी पहले साल में। दूसरे साल में
100 है और 100 का और गुणा कर दीजिए, गुणा होगा। ये नहीं कि अगर पहले साल में 110 है तो दूसरे में फिर 220 हो जाएगी, जोड़ना नहीं है, क्योंकि 110 तभी 220 आता है। तो हमें जोड़ना नहीं है, साधारण ब्याज तो पढ़ना नहीं है, हमें मिश्र चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ना है, अर्थात चक्रवृद्धि मिश्र धन पढ़ना है। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जोड़ने का सहारा नहीं लेना है, हमें किसका सहारा लेना है, गुणा का सहारा लेना है। तो पहले 100 में 110, फिर उसके बाद 100 का फिर 110, क्योंकि कौन सी 10% की वार्षिक दर से बढ़ रही है, 110। ओके, गुणा कर रहे हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। ओके, अब गुणा करोगे आप देख सकते हो कि कितना ये मल्टीपल होके कितना आएगा, बहुत बड़ा अंक आएगा ना। इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि मिश्र जनसंख्या, चक्रवृद्धि मिश्र जनसंख्या। और अगर धन लगा देते तो ये तो साधारण ब्याज हो जाता। 110 कितना, 220। तो आप समझ सकते हैं हमारी जनसंख्या जो बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, चक्रवृद्धि मिश्र धन के रूप में बढ़ रही है। तो अब आगे देखिए, तीसरे साल में फिर क्या होगा, फिर इसका हम गुणा कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है गुणा करना। 100 गुणे 100 3 बार। ओके, 110 गुणा करना बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पे, और ये मैं दर और समय भी दिया हुआ हूँ यहाँ पे, अर्थात दर क्या है 10% है और समय कितना है 1। तो यहाँ पे 10 गुणे 1, तो 10 एकम 10, उतना ही बढ़ना है यहाँ पे, 10 एकम 10। अब अगर यहाँ पे आधा वर्ष होता है, 1/2 वर्ष, आधा 2.5 वर्ष में पूछ लेता तो यहाँ पे क्या होता है 10 गुणे आधा तो हो जाएगा 5, यहाँ पे बढ़ता है 105। ओके, तो इसलिए मैंने दर और समय का इस सूत्र को भी यहाँ पे महत्व दिया इस क्वेश्चन में। तो ध्यान देना है समय को, अगर समय आधा है तो हमें दर से गुणा करके जो आएगा उतना ही बढ़ाना है। ओके, फिलहाल यहाँ पे आधा नहीं है, यहाँ पूरा है, 10 का नाम 10, तो 10 ही बढ़ जाएगा, 100 में 10 बढ़ाओगे 110। ओके, चलिए अब यहाँ पे ये जो फाइनल लाइन है यहाँ पे ये, अब यहाँ पे 1 लाख हमें कितनी दी गई वर्तमान जनसंख्या, 1 लाख। तो 1 लाख पर वर्तमान जनसंख्या थी, तो आज 3 साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, 1,33,100, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। इसको हल कर लीजिएगा, ये वाला वही से ही रहेगा, यहाँ पे पहला वाला भाग में जाएगा, 100 गुणे 100 यहाँ पे भाग में चला जाएगा, और ये वाला गुणा में आ जाएगा 1 लाख। यहाँ पे कितने 5 जीरो हैं, 5 जीरो यहाँ से निपटा दीजिए ये, और ये बचा 1 यहाँ से कट जाएगा, बाकी 110 11, 110 11, और इसको हल करोगे तो 1,33,100। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कस्बे की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वहाँ की वर्तमान जनसंख्या 40,000 है, तो समय कितना किया गया है, 2 सही 3/5, अर्थात 2 साल तो पूरा वैसे ही है, तीसरे साल में लफड़ा है। ओके, तो अभी देखना कैसे हम करते हैं। बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो सापेक्ष और ये वास्तविक वांछित सावा नियम का पहली लाइन शुरू करिए। पहली लाइन कहाँ शुरू करेंगे, 5% दर है। चलिए पहले साल में 100 में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, 5%, तो 105 हो जाएंगे। दर और समय को ध्यान दीजिएगा, दर कितनी है 5% और समय कितना दिया गया है 2 वर्ष, 2 वर्ष और कुछ महीने। तो 2 वर्ष, पहले वर्ष तो कोई बात ही नहीं, वर्ष पूरा कंप्लीट है। दूसरे में भी 2 वर्ष कुछ महीने हैं, 2 वर्ष कंप्लीट है पूरा, ये भी कंप्लीट है, तो 5 ही बढ़ेगा। तीसरे में कंप्लीट नहीं है, तीसरे वर्ष कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ महीने हैं, तो 3/5। तो जो भी समय है यहाँ पे, जो भी दर है 5, ये दर है 5 गुणे 3/5 ये करेंगे जैसे हमने ऊपर बताया, और यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ आंसर आया 3। जो भी आंसर आएगा अब वो 100 में से वही घटेगा, 100 में से 3 घटाओगे, वो सॉरी वृद्धि हो रही है ना, तो 100 में से अब 3 ही बढ़ेगा, तो 100 में 3 बढ़ा दो तो 103 आएगा, अब 105 नहीं आएगा, 103 आएगा। समझ में आई बात, कैसे हम लोग क्या करते हैं, जो दर होती है और जो समय होता है उसको गुणा कर देते हैं। तो तीसरे वर्ष में जब चालू हुआ तो हमें समय कुल कितना मिला, इतना ही मिला तीसरे वर्ष को। बाकी इसके पहले वाले में एक पूरा साल कंप्लीट था। ओके, इसलिए 1 का गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 का गुणा करेंगे 5 ही आएगा। लेकिन इसमें 1 साल कंप्लीट नहीं था, इसमें कुछ भिन्नात्मक वर्ष था, 3/5 वर्ष। तो जो भी वर्ष, कुछ भी वर्ष हो, 3/5 हो, 6/7 हो, या कुछ बटे कुछ हो, कुछ भी हो, हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। बस क्या हो कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन भिन्न हो, जैसे कि ऊपर वाला जो अंश होगा वो कम होना चाहिए और नीचे वाला की अपेक्षा ऊपर वाला कम होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ओके, बस तो आप तुरंत गुणा कर दीजिए, और ज़्यादातर ऐसे ही लिखे जाते हैं जब आपको सवाल में दिए रहते हैं। ओके, तो ये तो हमने खोल के बताया, इसका आपको सूत्र बताया जाएगा और तुरंत आंसर आएगा। फिलहाल आप इसे पढ़ दोगे तो
दिमाग कुछ अलग काम करेगा। ओके, तो ये सब चक्रवृद्धि का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणा में। तो यहाँ पे 40 के यहाँ पे गुणा करते हैं पूरे में यहाँ पे। ओके, पहला वाला भाग में, दूसरा वाला गुणे में। तो ये 2 0 2 0 2 0, यहाँ पे 4 0 कटे। 2 0 कहाँ से कटे गए? नहीं कटा। ये जो 4 है, 4 ये 2500 को 4 जो है 25 में 100 में भाग देंगे तो 25 आएगा। 4 का 100 में भाग देंगे, काटेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पे 105 105 103, ये आ गया 105 105 और ये 25 नीचे आ गया। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 45 4 23, 45,423। बहुत ही सिंपल है और हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सीखना है। ओके, पहले हमने सीखा पहले वाले क्वेश्चन में क्या कि हमें गुणा करना सीखना है, गुणा करना है। दूसरे वाले में सीखा भिन्नात्मक समय ले लिया। अगर ऐसे भी आ जाए तो 2 साल तक तो कंप्लीट है, 1 साल करके। तो तीसरा साल है वो आपका कंप्लीट नहीं है, वो प्रॉपर भिन्नात्मक में है, प्रॉपर भिन्न बन रही है। ओके, भिन्न संख्या बन रही है, वो भी ऊपर वाली छोटी संख्या है। जब ऐसा हो तो आपको ये आपकी समय हो जाएगी और दर क्या है 5%, इससे गुणा करके जो रिजल्ट आएगा वो आपको घटाना है। ओके, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे 100 है तो 100 रिपीट हो गया, 100 रिपीट हो गया, इस 100 रिपीट हुआ और फिर नया 100 आ गया। 105 रिपीट हुआ, फिर नया आ गया दूसरे साल का। इसी प्रकार यहाँ भी ये 100 और 100 दोनों क्या हो जाएंगे? रिपीट हो जाएंगे और तीसरे साल वाला नया आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 105 रिपीट हो जाएगा। ओके, 105 रिपीट हो जाएगा और ये तीसरे साल वाला ये 103 नया आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे चलिए ठीक है। ये भिन्नात्मक समय अगर दिया हो तो इसके लिए हम सूत्र भी बना दिए हैं। इस समय को दो में बांट दीजिए, 2 में। एक ये पहला जो पूर्ण समय है और ये भिन्न समय है, इस दोनों के लिए यहाँ पे सूत्र दिया गया है। पूर्ण समय के लिए ये वाला 1 + r बटे 100, यहाँ पूर्ण समय लिखना है 2 और यहाँ पे भिन्न समय लिखना है अंदर। ओके, r में वही चीज़ है 5 में यहाँ पे गुणा कर दिया गया भिन्नात्मक समय को। भिन्नात्मक समय कितना था? 3/5 साफ साफ लिखा हुआ है। सेकंड विधि आप इसको डायरेक्ट सूत्र कर प्रयोग में ला सकते हो। यदि समय भिन्न के रूप में दिया हो तो जैसे 2/3 समय भिन्न के रूप में दिया हो, जैसे ये आपके सामने मौजूद है 2 सही 3/5 ऐसे समय दिया हो तो आप फिर क्या करोगे? ये सूत्र को इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हमेशा होता है P सही 1 + r/100 पूर्ण समय। अब भिन्नात्मक समय के लिए क्या होता है? जाके दर में क्या होता है? यहाँ भिन्नात्मक समय ब्रैकेट के ऊपर नहीं बैठा रहता, भिन्नात्मक समय जाके दर में गुणा हो जाता है। ये दर है, दर के साथ गुणा हो जाता है बटे 100। ओके, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन की गई इसके बारे में। ये देखिए, ये जो P है आपका ये 40,000 दिया गया है जनसंख्या वर्तमान। 1 प्लस दर क्या है 5% बटे 100 और ये पूरे समय कितना है 2। 1 प्लस दर कितनी 5 है। ये भिन्न समय 3/5 था, यहाँ पे 5 करके 3 आया। ठीक है, 100। अब देखिए 40,000 वैसे ही है, 100 को यहाँ पे करेंगे 105/100। ओके, 2 बार ऊपर लिखा है 105/100 तो हमने 2 बार को लिख दिया, कैलकुलेशन हो जाएगी अच्छी। ये आपका यहाँ पे यही चीज़ है, एक बार ये एक बार ये 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पे ये क्या है 5 से 5 कट गया, बचा कितना 3, तो 103 100 का नाम 100 है, ये यहाँ 3 जुड़ जाएगा 103/100। ओके, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब इसको आप हल करोगे तो मिल जाएगा 45,423। यहाँ पे आ गया था ये 105 105 103 40,000। ये देखिए 105 105 105 40,000 बटे 100 100 100 100 100 100। ओके, ये पूरा आपको वही चीज़ है, वही आंसर भी आएगा, वही आंसर भी आएगा। ओके, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता। तो देखिए ये आ रहा है, ये यहाँ पे एक वृक्ष की ऊंचाई 10% वार्षिक दर से बढ़ती है। एक वृक्ष है, देखा गया हर वर्ष वो अपनी ऊंचाई का 10% बढ़ोतरी होती है उसकी हाइट में। यदि वृक्ष इस समय 5 फीट का है तब यह 3 वर्ष बाद यह कितना और ऊंचा हो जाएगा? 3 वर्ष बाद यह कितना और ऊंचा हो जाएगा? बिल्कुल वैसे ही है, 10% दर दे दी गई है और इसकी वर्तमान क्या दी गई है 5 फीट। इस समय का मतलब क्या होता है वर्तमान की हाइट दे दी गई है 5 फीट का है वृक्ष और 3 वर्ष बाद देखा जाएगा तो कितना पाया जाएगा 6.66 फीट। ओके, 6 फीट। तो चलिए 3 वर्ष बाद वृक्ष की ऊंचाई क्या होगी तो आप समझ चुके हो चक्रवृद्धि वाला कॉन्सेप्ट। जैसे कि यहाँ पे वर्तमान चीज डाल दी जाती है, चाहे वो जनसंख्या हो
चाहे वो जनसंख्या हो चाहे उसकी ऊंचाई यहाँ पूछी गई है तो यहाँ पे 5 फीट डाल दी जाएगी। ओके, उसके बाद सूत्र में होता है कि जितने साल होता है वहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो उसी प्रकार ये सूत्र को खोल कर लिखा गया है 1/100 1/10। पहले साल में कितना है 10% बढ़ोतरी होती है तो 1/10 वो 110/100 110/100 110/100 100 में 10%, 100 में 10%, 100 में 10%, तीनों साल बढ़ा, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो वर्तमान में 5 फुट और 100 में 110, 100 में 110, 100 में 110। ओके, और चलिए अब यहाँ पे 0 0 0 0 0 जो कट गया, 11 11 11 ये आ गया और यहाँ पे 1 1 1 3 0 यहाँ पे उतर आए। और इसको हल करोगे तो माय डियर यहाँ 5 गुना 10 200, 200 से आप इसको ऊपर दे 11 11 11 इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा और बटे 2 से भाग दे दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 5 गुनाई 10 तो नीचे कितना गया 200, ऊपर क्या आया 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.66 फीट। ओके, तो ये था हमारा वृक्ष की ऊंचाई। बिल्कुल ऐसे ही मिलता है कि वृक्ष की ऊंचाई जैसे यहाँ पे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है उसी प्रकार वृक्ष भी हमारा बढ़ रहा है। ओके दोस्तों, ये जनसंख्या का लास्ट क्वेश्चन है और जैसा कि मैं कहता हूँ कि मेरे हर क्वेश्चन में आपको एक कुछ नया ही कुछ सीखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या 5 लाख है। अब जनसंख्या पहले साल ओके एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 5 लाख है। ओके, पहले साल 5% घटी, दूसरे साल 8% बढ़ी, तीसरे साल 10% घटी। तो पहले घटी फिर बढ़ी फिर घटी, किंतु तीसरे साल ध्यान दीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, किंतु तीसरे साल 6 माह हुए थे। एजेंडा था 3 साल बाद जनगणना करने का, लेकिन कुछ ऐसा अड़चन आ गया कि हमें 2.5 साल पे ही जनगणना करनी पड़ी। ओके, तो यहाँ लिखा गया किंतु तीसरे जो साल चल रहा था तीसरे में वो 6 महीने ही पूरे हुए थे, अर्थात आधा साल लगा। तो कुल मिला के 2 वर्ष और 2.5 आधा और मिला दीजिए तो हो जाएगा 2.5 वर्ष काम हुआ। तो चलिए 2.5 वर्ष के बाद जनगणना करनी है तो पहले साल में देख लेते हैं। पहले साल में जब देखेंगे तो 100 पे कितना घटेगी, 5% घटा तो 95 हुआ। पहले साल में पूरा है, ये सही भिन्नात्मक समय तो है नहीं, ये राइट समय है। तो पहले साल दूसरे साल ये दोनों राइट हैं, इसलिए आपकी दर जो होगी दर में कोई कमी नहीं होगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी ना कटेगी। ओके, ना मिटेगी तो जो दर होगी वही होगी। जैसे 5% दर थी तो ये 5% घट गया, 8% दर थी दूसरे साल तो 8% ये बढ़ गया, दूसरे साल बढ़ा। तीसरे परसेंट दर थी 10%, लेकिन ध्यान दीजिए 10% घटेगा तो हम 10% घटाएंगे नहीं कि 90 कर दें यहाँ, नो। समय कितना लगा था, समय था आधे साल, आधा वर्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। ये हो गया दर और ये हो गया समय। हमने बताया था समय और दर को लेकर चलेंगे। दर 100 है, समय ये है, तो यहाँ से 2 पंचे 10, 5 आ गया। अब हम 5 का घटाएंगे, ये यहाँ पे 5 घटा दिए तीसरे साल। ठीक है, ये तो समझ में आता होगा कि पहले साल में हमने क्या किया 95, फिर दूसरे साल में क्या होगा ये हम वैसे ही उतार लेंगे। पहले साल वाला उतार लिया जाएगा, दूसरे साल वाला नया गुणा किया जाएगा क्योंकि ये चक्रवृद्धि है, यहाँ पे वैसे उतार लेंगे और ये गुणा किया जाएगा। दूसरे साल वाला 8% वृद्धि हुई। ओके, दो के बाद जब तीसरे में जाएंगे तो दोनों वाला तो हम उतार ही लेंगे। तीसरे वाले में देखेंगे तो ये तीसरे वाला है, 2 तो हम वैसे ही उतार लेंगे ऊपर वाला, और ये तीसरा वाला है। तीसरे वाले में क्या करेंगे 5% का ही घटाएंगे। कहा गया था 10% की घटोत्तरी होती है तीसरे साल, कितना 10% की घटोत्तरी होती है, लेकिन घटाएंगे कितना 5 ही घटाएंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा साल पूरा हो कहाँ पाया है, तीसरा साल पूरा कहाँ पाया है, 6 में, आधे साल में ही जनगणना कर ली गई, आधा साल ही चल पाया। तो जो 10% थी वो 5% बचेगी। ओके, तो यहाँ पे 5% घटेगी। अब यहाँ कैसे 5 आया जानते हैं, दर में समय में गुणा कर देते हैं तो जो आएगा दर और समय आधा वर्ष में, तो जो आएगा वो घट जाएगा। अब देखिए ये जो पहला वाला है वो कहाँ जाएगा, भाग में, 100 100 100 कहाँ गया, भाग में 100 100 100, और ये तो वैसे ही रहेगा। और दूसरा वाला गुणा में जाएगा। ओके, तो दूसरे वाले में हम देखेंगे 2 2 0 कट गए, 2 यहाँ कितने 5 0 हैं तो 5 0 काट दो, 2 2 2 ये कट गया, एक बचा यहाँ पे, और एक यहाँ पे
1 बनेगा 10 और यहाँ पे 5 का 5 5 दूनी 10, यहाँ पे 2 आ जाएगा और 95 108 95 95 108 95 बटे 2। इसको हल करेंगे आप लोग तो कितना आ जाएगा 4,61,700 जनसंख्या होएगी। यहाँ पे 5 लाख जनसंख्या थी कस्बे की, चूँकि पहले साल भी घटा और तीसरे साल भी घटी इसलिए घट गई, कुल मिला के घट गई। बढ़ी तो सिर्फ दूसरे साल में ही ना, पहले साल भी घटी तीसरे साल भी घटी, तो इसलिए यहाँ पे 5 लाख से नीचे जनसंख्या चली गई 4,61,700। जैसे कि कोरोना इस समय चल रहा है इसीलिए हम लोगों को ऐसे समय पे और भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चलिए इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि पहले साल 5%, दूसरे साल 8% बढ़ी और तीसरे साल 10% घटी। बस घटी वाली को घटा दिए, बड़ी वाली को बढ़ा दिए और घटी वाली को घटा दिए। ओके, ये इस वीडियो की लास्ट टाइप है एक आदमी। अब देखिए एक आदमी पर ये क्वेश्चन आधारित है। अब ये एक आदमी कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यहाँ पे हमने रोहन को ले लिया। रोहन एक आदमी है और अपनी आय का, देखिए शुरू करते हैं। रोहन एक आदमी है, ओके, और अपनी आय का, इसके पास कोई आय होगी, कमाता होगा, आय का 20% मकान के किराए पे रहता है। एक आदमी है मकान के किराए पे रहता है तो वो अपनी आय का 20% किराए पे दे दिया, मकान के किराए पे खर्च करता है और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करता है। 70% शेष का जो भी पैसा शेष बचा, ओके, तो उस पर 70% खर्च कर दिया घरेलू चीज़ों पर। यदि इन सब के बाद 1800 रुपये बचा लेता है, ये 2 खर्च हो गए इसके, और इन सब के पास 1800 रुपये बचा लेता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। ये क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछे जाते हैं, उसकी कुल आय क्या होगी, कुल आय पूछेंगे। तो कुल आय के लिए निकल आएगा, मान लेते हैं कुल आय इसकी कितनी है, 100 रुपया है। कितनी है, 100 रुपया इसकी कुल आय है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बचा लेता है इतना, कितना, सबके पास तो नज़र इतनी होती है कि हमारी सैलरी इतनी तो है, लेकिन बचत कितनी होती है ये इम्पोर्टेंट होता है। किसी की भी सैलरी ले लो, कितना भी कोई कमाता हो, अगर उसकी बचत मेन होती है, बचत कितना करता है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। आप 1 लाख पर मंथ कमाते हो, 2 लाख कमाते हो, आप बचत कितना होता है। आपका 2 लाख कमाते हो, 2 लाख खर्चा हो जाता है, क्या बचा है, समझे ना। तो 2 लाख कमाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 लाख बचा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बचाते क्या हो, इस क्वेश्चन में यही है, यही से हम शुरू करेंगे। इन सब के बाद बचाता कितना है, 1800 रुपया। ओके, यहीं से शुरू करते हैं। तो चलिए माना कि उसकी आय कितनी, x है, x का बचाता कितना है, बचाता खर्च तो करता है 20%, तो कितना बच गया इससे, मकान के किराए से अभी 80% बचा, 20% खर्च कर दिया, x का 20% खर्च कर दिया, तो x का 80% हमारे पास अभी है। मकान के किराए चुकाने के बाद भी कितना रहा, 80% रहा। ओके, अब ये जो शेष राशि है, इस राशि को क्या किया उसने, शेष राशि क्या किया, 70% घरेलू चीज़ों पे खर्च कर दिया। तो 70%, 100 प्रति सैकड़ा में 70 खर्च कर दिया तो 30 बचा लिया ना। तो 30% हम बचत पे देखेंगे, खर्च कर रहा है उसको नहीं देखेंगे। जैसे मैं पहले ही बता दिया, 2 लाख कमाते खर्च करते हो, खर्च करती हो, बचाते कितना हो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 30 बचाया तो 30% यहाँ पे फिर लिख दीजिए। 30 बचाया यहाँ से, 80 बचाया यहाँ से। देखने का नज़रिया बहुत ही अच्छा है। 100 में हम देखते हैं, 20 लिखा है, 100 में देखेंगे तो 80 निकल के आएगा। 70 लिखा है, 100 में देखेंगे 30 निकल के आया। ओके, कोई भी चीज़ अगर 25 लिखा है तो 100 में देखेंगे तो 75 आएगा उसका, ठीक है, उल्टा। तो यहाँ पे 70 खर्च करता है तो इसका उल्टा बचाना होता है। 70 का खर्च का उल्टा विलोम होता है बचाना, तो 70 का विलोम होगा 30। ओके, बचाना, और कुल मिला के यहाँ पे बचत आ जाती है 1800 रुपये। बराबर इन सब की बचत किसके बराबर, यही तो सब बचाव किए हैं। इतने ही % का तो सब बचाव हुआ है। जो क्या लेकर आया है, 1800 रुपये लेके आए हैं इन्हीं बचाव के कारण। अगर 100 सब लगा देता तो यहाँ क्या बचता, कुछ नहीं बचता। इन्हीं बचाव के कारण ये बचाव हुआ है, तो दोनों बराबर कर देते हैं, ठीक है। यहीं से तो ये आया है, ये ना होता तो ये ना होता, तो जो ये बचत है वही ये बचत है, दोनों बराबर। अब इसको हल करते हैं।
80%, 30% करोगे तो कितना आएगा, ऊपर तो आएगा 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 और नीचे आएगा 2 0 100 और बराबर आ जाएगा इधर 1800। ठीक है, और यहाँ से आपका x निकालोगे 100 का, यहाँ पे 18 के साथ 2 2 4 0 आ जाएंगे और बटे में 24 जाएगा। इसको जब हल करोगे तो कितना जाएगा, 7050। इतने रुपए उसकी सैलरी है। तो इस तरह से जुगाड़ लगा के उसकी सैलरी तक पहुंच सकते हो। अगर वो बता भी नहीं चाहता कि हमारी कितनी है तो आप ये पूछ लीजिए आपका खर्च, आपका किराया, मकान किराया कितना होता है, रूम का किराया कितना हुआ, घरेलू खर्च, सब्जियां और भी खर्च कितना हुआ, बता देगा आराम से। ओके, और कितना बचा लेते हो वो भी बता देगा। तो आप इतना डाटा मिल गया, चूँकि आप पढ़े लिखे हो तो आप तुरंत क्या कर लोगे, उसकी सैलरी को निकाल सकते हो। वो बताया नहीं लेकिन आप निकाल सकते हो इस मेथड को लगाकर। तो है ना अच्छा। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद जहाँ भी बचत मिलता है, 1800 बचाया तो वहीं पे हमारा दिमाग जाता है, बंदा बचाता कितना है। ओके, तो यहाँ पे 1800 आया कहाँ से, बचा के यहाँ से बचाया, 80% बचा, यहाँ से 30% बचा, किसका, एक्स का, उसकी आय का। तो इस तरह से आप लोग हल कर लेंगे। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसमें भी आपको बहुत बढ़िया कुछ मिलने वाला है। देखिए ज़रा, ये भी एक आदमी पर आधारित क्वेश्चन है। एक व्यापारी है भैया, वो अपने घर से निकला, कुछ राशि लेकर, धनराशि उसके पास है, उसने बताया नहीं। अभी हम निकाल लेंगे कि उसके पास कितनी राशि लेकर वो घर से गया था। ओके, तो चलिए, वो घर से निकला, उन पैसे से उसने क्या क्या किया, 20% बाज़ार में खर्च कर दिया। कितना, 20%। सबसे पहले तो आप मान लेंगे उसने कुल धनराशि x लेकर निकला, x लेकर व्यापारी ने निकला, 20% बाज़ार में खर्च किया, किसका, x का 20%। फिर जो शेष बचे पैसे का किराया में 5% खर्च कर दिया। अरे आने जाने किराए में, रिक्शा में बैठा है या बस में बैठा गया, फिर रिक्शा में बैठा, ऑटो में बैठा, 5% खर्च कर दिया बहरहाल। उसके बाद बचे पैसे का कितना, 5% खर्च कर दिया, किसमें, किराया में। और 120 रुपया रास्ते में, अरे बाप रे, दानी भी है, भिखारियों में भी खर्च किया रास्ते में। 120 रुपया भिखारियों को भी जो मिला हुआ बेचारा दिया। अच्छा है। और उसके पास 1400 रुपये शेष बच गए। वाह, 1400 रुपये शेष बच गए। अब बताइए कि उसने किराया पर कितना पैसा खर्च किया, बचे हुए पैसे का किराया, इस पर कितना खर्च किया। छोड़ो, पहले हम निकालते क्या है, जो हम बचत पे देखते हैं। सबसे पहला काम, बंदा बचत कितना किया, बंदे ने 1400 रुपये बचा के लाए। ओके, उसके पास शेष रुपये बचे कितने, 1400 रुपये। ये हमने क्वेश्चन से लिख लिया। ओके, और ये तो मान ही लिया कि व्यापारी के पास x रुपये थे। तो चलिए अब उससे पूछ रहे हैं भाई क्या क्या किए हो, बताएगा तो है नहीं कि कितना लेके गए हैं। तो यही बहाने हम पूछ रहे थे तुमने खर्च कितना किया। तो x का 80%, 20% बाज़ार में खर्च हुआ, तो बचा कितना, क्योंकि हमारा तो फोकस रहेगा बचत पे ना, क्योंकि हमारे पास बचत है और इसी के ज़रिए हम x का मान निकाल लेंगे। तो x 20% खर्च हुआ बाज़ार में, तो खर्च का उल्टा बचत, 20 का प्रति सैकड़ा में 80 आएगा। ठीक है, और 20 का 80 आया, 5 का 95 आएगा। ये देखिए 95 आ गया। और 120 रुपये रास्ते में भिखारियों को दिया खर्च, तो ये भी निकल जाएगा, खर्चा में जाएगा ना। अगर 120 रुपया किसी आदमी से ले लेता तो यहाँ प्लस कर देते। मान लो 120 रुपये किसी व्यक्ति से ले लिया, हाँ उधारी थी, दिया था, 100 रुपया ले लिया, तो यहाँ प्लस 100 करते। और कहता सही 1400 बचे तो वो भी तो जुड़ता। फिलहाल यहाँ पे भिखारियों को दिया तो यहाँ पे माइनस करेंगे 120। कुल मिला के इतना हुआ। ठीक है, कुल मिला के इतना हुआ। उसके पास 100 रुपये थे, बाज़ार में 20% खर्च कर डाला और 5% किराए में खर्च कर डाला और भिखारियों को 120 रुपये दे डाला। ओके, अब देखिए x वैसे ही 40% मतलब 40/100, 95 का 95/100 माइनस 120 बराबर 1400। अब यहाँ पे 20 चौक 80, 20 पंचे 100 और 19 पंचे 5 से काटोगे तो 19 आएगा, यहाँ 5 से काटोगे तो 20 आएगा। तो 4x 4/5 19/20 माइनस 120 और यहाँ पे 1400। अब यहाँ पे हल करिए इसको, तो 4 पंचे 20, या रहने दो अभी, 19 चौको 76 और 20 पंचे 100, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिएगा।
1500 यहाँ पे ये हो गया, और ये जो गुणा में होता है वो भाग में जाता है 76, और उसके बाद इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2000 रुपया। कितना आ गया, कितना आ गया, 2000 रुपया, 2000 रुपया आ गया। ठीक है, तो कैसे हुआ आप समझ रहे हो कि ये आपका 4/5 19/20, यहाँ उतारा 4/5 19/20 माइनस 120 बराबर 40, और यहाँ पे आ गया 19 चौको 76 और 20 पंचे 100। ओके, और ये 120 इधर आएगा तो हो जाएगा 1500, 1400 में 120 जुड़ जाएगा तो 1520 हो जाएगा, और यहाँ से फिर इसका गुणा हो जाएगा इसमें 76 इसके नीचे आएगा, x का मान निकल आया 2000 रुपये। ओके, तो घर से लेकर उस व्यापारी ने कितने गए थे, 200 रुपये, 2000 रुपये लेकर घर से गया। अब उसने पूछा क्या, सवाल में पूछा क्या, उसने किराया पर कितना पैसा खर्च किया। तो ध्यान दीजिए, किराया पर किया कुल खर्च, ध्यान यहाँ पे अब देना है आपको। ठीक है, किराया पर, यहीं से सीखना भी है, किराया पर किया कुल खर्च, किराए पर किया कुल खर्च, किराए पर किया कुल खर्च। तो किराया पे कहाँ थे, यहाँ देखो ना, x का 80% इतना बचा, जब बचाएगा तभी तो उस पर खर्च करेगा। कितना खर्च किया, 5%, 5%। ये देखिए, ये आपका बचत है। ध्यान ये देना है कि जब भी आपको यहाँ पे यहाँ पे ध्यान देना है, और बचे पैसे का, तो ये जो बचे पैसे हैं, ये बचे पैसा कौन सा होगा। ये सब करने के बाद देखिए, उसने एक व्यापारी ने कुछ धनराशि ली, कितना, x का उसने उन पैसों का 20% तो खर्च कर डाला ना, 20% खर्च कर डाला, तो बचा कितना, 80। तो x का 80% और बचे पैसे का, तो बचा पैसा कितना होगा, x का 80%, वही यहाँ पे लिखा गया है। और बचे पैसे का है किराया में खर्च किया, तो किराया में खर्च किया कितना, 5%। यहाँ बचत नहीं पूछा है कि यहाँ 95 कर दें, यहाँ खर्च पूछा है, तो यहाँ पे 5% रखेंगे। ये बचत क्यों रखा, क्योंकि जब बचत होगा तो बचत में ही तो खर्चा करेंगे, तो हम बचत यहाँ पे लेकर ही आगे खर्चा करेंगे। तो चूँकि यहाँ पे परिवहन पे, किराया पे खर्चा किया गया है, इस बचत से, इस बचत को बहुत ज़रूरी है, शुरू से लेकर चलते रहो, फिर जो चीज़ पूछा है उसका हमें निकालना है। अगर खर्च पूछे तो खर्च, और बचत पूछे तो बचत, इस पर। ओके, तो यहाँ पे खर्च पूछा गया है तो 5 हो जाएगा, 5% खर्च किया। अगर बचत पूछता तो 95 होता, फिलहाल खर्च है तो 5। चलिए अब जल्दी मान रख देते हैं। x का मान कितना है, यहाँ पे निकाल ही लिए हैं, उसकी कुल आय है x 2000 रुपया, 80 यहाँ पे 80/100, और ये 5%, 5/100, यहाँ से 2 0 2 0 4 0 हो गए, 4 0 ऊपर भी कट जाएंगे, तो कट गए। अब बचे क्या, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 रुपया खर्च किया। ओके, अब सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में 5% जब किराया, तो बहुत ज़्यादा किराया आएगा। कुछ नहीं, सब कुछ सिस्टम है भैया, सब कुछ सिस्टम है। जैसे मैंने बताया कि जब यहाँ बचत होगा तो तभी तो उस पर खर्च होगा, तो ये बचत बहुत ज़रूरी है दिखाना। ठीक है, और कहा भी है क्वेश्चन में कि बचे पैसा का किराया में खर्च किया, बचे पैसे का किराया में खर्च किया, तो जो ये पैसा है इसको दिखाना पड़ेगा, बचे पैसे का। x उसका था, ले गया था, 20% खर्च कर डाला बाज़ार में, तो बचा पैसा 80% बना कि नहीं, x का 80% ये बचा पैसा है। अब बचे पैसे का 5% खर्च कर दिया किराया में, तो वही पूछ रहा है कि किराया में कुल कितना खर्च किया, तो बचे पैसे का 5% किराया में खर्च हुआ। तो पूरा बात यही है कि बचे पैसे का 5% किराया में खर्च हुआ, ये लाइन है, कंप्लीट लाइन है। ओके, बचे पैसे का 5% किराया में खर्च हुआ, तो बचे पैसे नहीं बोलोगे, सीधा 5% खर्च हुआ किराए में, तो क्या करोगे, बेकार है, गलत है ऐसे बोलना। पूरा बोलिए, बचे पैसे का 5% किराया में खर्च हुआ। ओके दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सब कुछ खुल्लम खुल्ला पढ़ाया है, इसलिए टाइम ज़्यादा हुआ है। आगे मैं वीडियो और भी बनाऊंगा जिसमें आपको टाइम को पकड़ के रखना है, और ऐसी ट्रिक दूंगा कि तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और अपने साथियों तक शेयर करें। थैंक यू।